देश भर में सहारा के सभी निवेशकों के डूबे हुए पूरे पैसे रिफंड कराएंगे। अमित शाह जी की तरह धोखा नहीं देंगे हम सहारा के निवेशकों को कि 10,000 रुपए हम देंगे, पोर्टल बना रहे हैं, 10,000 दे दिया तुमको, वोट मुझे दे दो और फिर पूरी जिंदगी भटकते रहो। और खुद इन्होंने कॉर्पोरेट को 1,80,000 करोड़ का छूट दिया, अपने बिजनेस साथियों को, धन्ना सेठों को 25 लाख करोड़ का कर्ज माफी किया इनका। हम सहारा निवेशक के एक सहारा निवेशक के दस्तावेज के साथ उनके डूबे पैसे रिफंड कराएंगे। दूसरा, LIC बीमा धारक जो मध्य वर्ग की रीढ़ है, आज उसका पैसा कई जगह फंसाकर LIC को कई बार अनिश्चितता में डाला गया है। तो LIC बीमा धारकों की आर्थिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, क्योंकि वो मध्य वर्ग का पैसा है, उसका रीढ़ है मध्य वर्ग का संकट में, उसको भी अनिश्चितता के बादल में ढकेल दिया गया है, तो उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। शारदा चिट फंड हो जैसी कई पोंजी स्कीम पे हमेशा रोक लगेगी निवेशकों को लूटने से बचाने के लिए। ये जो पोंजी स्कीम आती है, दुगुना कर देंगे, चौगुना कर देंगे और बेचारे छोटे निवेशक बर्बाद हो जाते हैं। ये पोंजी स्कीम्स इस तरह की नहीं चला पाएंगे भारत में। पोंजी स्कीम्स पे इस तरह का रोक लगेगा। कई भारतीय आत्महत्या करने को बाध्य होते हैं ऐसे पोंजी स्कीम के कारण, और जो सहारा चिट फंड में होते हैं वो कई मुख्यमंत्री बने हुए हैं आसाम में, उनपे ईडी का कार्रवाई हुआ। वो शुभेंदु अधिकारी, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री बन जाते हैं आपके चिट फंड का इस्तेमाल कर, आप बर्बाद हो जाते हो। ऐसे पोंजी स्कीम बंद होंगे। बोफोर्स घोटाला का नाम खूब लिया जाता है, कॉफिन घोटाला, पीएम केयर घोटाला जो सबसे बड़ा इतिहास का अभी जो बॉन्ड घोटाला है, उसी तरह पीएम केयर घोटाला है। पीएम केयर घोटाला का की जानकारी सरकार न जनता को देने को बाध्य है, न सुप्रीम कोर्ट को देने को बाध्य है। इस पीएम केयर घोटाले में बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग करीब 56,000 करोड़ से ऊपर आए हुए हैं। 2G घोटाला, ये सब जितने घोटाले हैं, इसका उपयोग करके तो सत्ता बदल जाती है। फिर क्या होता है, 2G घोटाले वाले नीला राडिया को ये सरकार ठेका देती है, ए राजा को बचाती है, बोफोर्स घोटाला दबा दिया जाता है, अगस्ता लैंड पे कुछ काम नहीं होता। पीएम केयर घोटाला तो अभी सामने आ रहा है, कल को कांग्रेस आएगी वो भी नहीं जांच कराएगी। तो जिसके कारण सत्ता बदली है ऐसी, वो सभी घोटालों का एक चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से जांच कराएंगे। दोषी है तो दोषी, नहीं है तो वो घोटाला बंद। उसके नाम पर आप बार बार वोट मांगने नहीं आओगे जनता के बीच। बार बार घोटाला में साबित हो गया, जेल, नहीं साबित हुआ, अब उसके नाम से आप वोट नहीं मांगोगे। सत्ता बदलने के खेल बहुत हो चुके, जनता के लिए काम करने का वक्त है। तो जो भी सत्ता पक्ष विपक्ष नौकरशाही मीडिया की जिम्मेदारी उसमें तय होगी कि वो सत्ता के टूल ना बने रहे। रियल एस्टेट के जितने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोगों का पैसा है, उन सभी लोगों को उनका घर या पैसा 1 साल के भीतर दिलवाएंगे। चाहे उनकी रियल एस्टेट वाले की पूरी संपत्ति बेच देना पड़े उनकी, लेकिन अगर पैसा लिया है जनता का तो उनको देना पड़ेगा। और ये करवा सकती है सरकार। खुद अपने 25 लाख करोड़ अपने साथियों के माफ किया है कि नहीं किया है, पर जनता के लिए कोर्ट है, ये है, वो है, नाटक चलता है। साधु संत, आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद, राम रहीम, ये जितने भी साधु संतों पर केस चल रहे हैं या फिर उनको सजा मिली है, उन सबको हम फास्ट ट्रैक में लाएंगे। एक बार पुनः उस सजा मिली है तो भी उस चीज को देखें, पूरा केस चल रहा है तो भी फास्ट ट्रैक में लाएंगे। 1 साल के अंदर, 1 साल का समय होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बार बार ये सताने का काम हिंदू साधु संतों का बंद होगा। हिंदू साधु संतों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। जो लोग झूठे केस में उनको फंसा रहे हैं, कानून से अगर साबित हो गया तो उनके विरुद्ध ऐसा कठोर प्रावधान की व्यवस्था होगी ताकि हिंदू साधु संतों पे हाथ डालने से पहले कोई भी 4 बार सोचे। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हर एजेंडा चालू, चाहे वो WHO चला रहा हो, चाहे WTO चला रहा हो, 1 रिलीजन 1 वर्ल्ड चला रहा हो, डिपॉपुलेशन चला रहा हो, समलैंगिकता बढ़ाने का काम चल रहा हो, लिंग परिवर्तन का काम चल रहा हो, बेविचार बढ़ाने का काम चल रहा हो, इन सबसे भारतीय नागरिकों के हितों को सुरक्षित बनाना सरकार का काम है। यदि हम आए तो हम ये काम करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। फिल्म सेंसर बोर्ड को भारतीय मूल्यों के अनुरूप ढाला जाएगा कि आप भारतीय मूल्यों के अनुरूप ही फिल्मों को, वरना कट डालिए और आप समलैंगिकता आदि को बढ़ाने का काम धंधा ना करें। खेल कूद,
इसमें हमने ओलंपिक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अमेरिका, रूस, चीन, जापान स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएंगे। वो मेडल पर मेडल लाते हैं, हम 4 मेडल 10 मेडल में खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुविधाएं हम नहीं दे पाते। वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि कहा गांव के स्तर पे सुविधाएं ले जाएंगे। बीसीसीआई एवं अन्य खेल संघों में बड़े पद पर केवल उस खेल को समझने वाले या खेलने वाले खिलाड़ी ही प्रशासनिक पदों पर बैठेंगे। किसी नेताजी का बेटा नहीं बैठेगा और कोई हवाला कारोबारी नहीं बैठेगा और कोई शरद पवार नहीं बैठेगा। जो उस खेल को खेलता है वही उसके साथ न्याय कर पाए, जो उस खेल को समझता है। राजनेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के लोगों का खेल से जुड़े विभिन्न संगठनों में दखलंदाजी बंद कराएंगे। हमने बेटियों के साथ अन्याय देख लिया है कुश्ती संघ में कि नेता अगर उसमें बैठेगा तो वो क्या कर सकता है। ये नेता होता खेल का काम खिलाड़ी देखेंगे, खेल का काम नेता नहीं देखेगा। जो वहां से पैसे उठा के कोई राजीव शुक्ला बन जाता है, कोई ललित मोदी बन जाता है, कोई जय शाह बन जाता है, कोई ब्रिजभूषण बन जाता है और खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है, वो नहीं होने देंगे। साथ ही तीर्थ क्षेत्र पर हम एक लॉ लाएंगे कि तीर्थ और पर्यटन को अलग अलग है, दोनों के लिए अलग नीतियां होगी। जैसे पर्यटन तीर्थ के लिए मांसाहार वहां है, उस इलाके में नहीं, किस शुद्धिकरण का पालन करना है, क्या कौन लोग वहां दुकान बना सकते हैं, चला सकते हैं, उसकी अलग पूरी नीतियां होगी। पर्यटन क्षेत्र की अलग नीतियां होगी। पर्यटन जरूरी है तो पर्यटन क्षेत्र की अलग नीतियां, तीर्थ हमारे लिए जरूरी है, तीर्थ क्षेत्र की अलग नीतियां। तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट डिवीजन होगा। मंदिरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है मिस्टर मोदी, हम इसको साबित करेंगे और आपका तीर्थ क्षेत्र, बाकी जो तीर्थ क्षेत्र का आपने विध्वंस किए हैं, उस तीर्थ क्षेत्रों का पुनरुद्धार भी कराएंगे। हम उनके वैदिक रीति से हम उसका पुनः जो है उद्धार कराएंगे और इसलिए तीर्थ क्षेत्र के लिए अलग नीति भी ही हम बनाएंगे। तो ये 12 अध्याय में एकम सनातन भारत दल का वह घोषणा पत्र है कि जिसको यदि भारत में लागू किया गया तो डपोर संघ की हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये डपोर संघ की करके जिन लोगों ने हमसे सत्ता लिया है, हमसे वोट लिया है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसको सिर्फ लागू कर दो, कहने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप सनातन राष्ट्र है, ये साफ दिख रहा है। और ये घोषणा पत्र मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये घोषणा पत्र आपका काम है अब लोगों के बीच ले जाना। कई लोग आप बार बार पूछते हैं संदीप जी कितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या पूछने वाले अपने आप से पूछते हैं कि क्या आपने फंड दिए हैं? पूछने वाले अपने आप से पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे कार्यकर्ता आके श्रम किया है? ये सनातन की पार्टी है, हर सनातनी को काम करना होगा। इसलिए आप लोग चाहें तो आपके लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं इस पार्टी से, इतना ओपन व्यवस्था कोई नहीं कह रहा। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप मैनिफेस्टो लोगों तक ले जा सकते हैं, आप फंड कर सकते हैं, आप चुनाव में किसी उम्मीदवार को फंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लंबी लड़ाई है और ये घोषणा पत्र ये दर्शाता है, ये नहीं कि आपको अभी अब्बासी आएंगे सरकार तुम्हारी एक सीट तो लाएगा नहीं और घोषणा पत्र लाता है। जब घोषणा पत्र नहीं लाओ तो कहे घोषणा पत्र नहीं है, लाओ। घोषणा पत्र ये दर्शाता है कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किस दृष्टिकोण के साथ भारत की राजनीति में आए हैं। हम गांधीवादी समाजवाद के ढकोसले करने नहीं आए हैं, हम साफ साफ भारत को एक सनातन सभ्यता संस्कृति मूलक राष्ट्र बनाने आए हैं। ये हमारे घोषणा पत्र से स्पष्ट होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कमल जी अगर आप कहना चाहें, मुझे लगता है प्रश्न उत्तर का तो सेशन मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से समअप किया है। ये घोषणा पत्र थोड़ी है तो सर्जिकल स्ट्राइक किया है हम लोग आज, तो ये इसके लिए सभी देशवासियों को आप इसमें अगर कोई सुझाव भी देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई क्लोज डॉक्यूमेंट है। अगर हमें लगेगा कि कुछ और भी ऐड हो सकता है, कुछ और भी लगेगा, तो आगे हम उसको भी अपनी नीतियों में ऐड करेंगे, जहां पर भी जैसे भी होगा। कम से कम एक विचार जो है वो विचार देश तक पहुंचे और ये मुद्दे लोगों तक पहुंचे। तो जो भी आपके पास एमएलए या एमपी का, अभी एमपी का आएगा, बाद में एमएलए के चुनावों के लिए आएगा, जो भी आपके पास राजनेता आते हैं, आप उन राजनेताओं से, देखिए वोट कौन किसको देता है वो अलग बात है, लेकिन आप उन राजनेताओं से इन सब मुद्दों पर उनका विचार पूछो।